गुड मॉर्निंग। तो लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको होमवर्क दिया था। बेसिकली जो होमवर्क था वो डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी या पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन इसी पर बेस्ड था। तो होमवर्क के अंदर कुछ अच्छे से क्वेश्चंस है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर। स्पेशली क्वेश्चन नंबर 18 S1 2a plus 3b converting into 4c plus d, डेल्टा एच दे रखा है इसका -20 किलो जूल पर मोल। पता क्या करना है? हीट एक्सचेंज व्हेन 0.4 moles of A react with B in a closed rigid container। क्लोज्ड रिजिड कंटेनर और हीट एक्सचेंज मतलब हमें हीट फाइंड आउट करनी है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मतलब आपको क्या फाइंड आउट करना है? डेल्टा यू। लेकिन अब डेल्टा यू जो आपको फाइंड आउट करना है वो कितने मोल का करना है, वो अगेन सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये जो डेल्टा एच आपको दे रखा है ये कितने मोल ए के लिए है? 2 मोल ए के लिए। क्या हमें डेल्टा यू जो फाइंड आउट करना है क्या वो भी ए के 2 मोल के लिए? नहीं, वो ए के केवल 0.4 मोल्स के लिए है। तो अब दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। पहला तरीका तो ये है कि आप पहले इस रिएक्शन का जिसमें ए के 2 मोल रिएक्ट कर रहे हैं और ये एक डेल्टा एच जो दे रखा है वो भी ए के 2 मोल के लिए दे रखा है, तो पहले हम डेल्टा यू भी ए के 2 मोल्स के लिए निकाल लें। तो इस रिएक्शन का डेल्टा एन जी अगर हम निकालेंगे, डेल्टा एन जी जो है वो आ जाएगा, क्योंकि ये लिक्विड स्टेट में है बाकी सभी गैसेस स्टेट में है, तो ये डेल्टा एन जी कितना आ जाएगा? -1 -20 किलो जूल है। बी केयरफुल, डेल्टा यू निकालना है -1, आर की वैल्यू 8.3, टेम्परेचर 300 केल्विन डिवाइडेड बाय 1000। तो ये वैल्यू -20 किलो जूल, डेल्टा यू माइनस में ये कैंसिल आउट 24.9, तो 2.49 सही लिखा ना? और यहां से ये डेल्टा यू आप निकाल सकते हो, -20 2.4 प्लस हो गया तो 17.51। देन ये लेकिन फाइनल आंसर नहीं है, ये तब है जब ए के 2 मोल रिएक्ट कर रहे हैं। हमारे केस में ए के केवल कितने मोल रिएक्ट कर रहे हैं? 0.4 मोल्स। अब आप यूनिटी लगा दो, फॉर 2 मोल्स डेल्टा यू कितना है? -17.51, तो 0.4 मोल के लिए कितना हो जाएगा? -17.51 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.4। राइट? देन दूसरा तरीका भी है, हो सकता है आप में से कुछ ने उस तरह से किया। तो सेकंड जो अप्रोच है अगर हम उसकी बात करें तो पहले ही हम इस डेल्टा एच को और डेल्टा एन जी को 0.4 के लिए कर लेते हैं, लेकिन याद रखना उसमें डेल्टा एच को भी 0.4 मोल्स के लिए कन्वर्ट करना होगा और ये डेल्टा एन जी को भी 0.4 मोल्स ए के लिए कन्वर्ट करना होगा। सेकंड अप्रोच में बता रहा हूं। तो सेकंड अप्रोच के लिए अब जो डेल्टा एन जी होगा, डेल्टा एन जी फॉर 0.4 मोल ए, 4.4 मोल्स ए के लिए -1 इंटू डिवाइड बाई 2, क्योंकि ये ए के 2 मोल के लिए है तो डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, तो ए के 1 मोल के लिए आ गया, इंटू 0.4, तो -0.2। ये डेल्टा एन जी हो गया 4.4 मोल्स ऑफ ए। डेल्टा एच 4.4 मोल ए, ये डेल्टा एच कितना हो जाएगा? 0.4 मोल, तो 0.4
अगेन 20 डिवाइड बाई 2 इंटू 0.4 माइनस साइन के साथ, तो ये हो गया 10 और ये हो गया 4। अब आप वापस फॉर्मूला लगा सकते हो, -4 इक्वल्स टू डेल्टा यू माइनस में आ जाएगा 0.2 इंटू आर इंटू 300 डिवाइडेड बाई 1000। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको बार बार करना है, कॉन्फिडेंस आना चाहिए और दोनों तरीके से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसे कर लेता हूं सर, नहीं, ऐसे भी पता होना चाहिए, ऐसे भी पता होना चाहिए, ताकि एरर ना हो। अगर दोनों में से कोई एक ही तरीका आपको आता है तो कोई ना कोई एरर आगे जरूर होगी। आपको दोनों तरीके आने चाहिए कि दोनों तरीकों में क्या डिफरेंस है। तो मेनली मोल्स डेल्टा एन जी कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो इस क्वेश्चन से बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो रहा है। देन इसके बाद मैं आ जाता हूं जेई एडवांस के दो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे, आई थिंक 3 और 9। जेई एडवांस के दो क्वेश्चंस दिए थे। ये दोनों क्वेश्चंस के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट यही कि जो डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी टू वी टू माइनस पी वन यू एन, इनके जो फॉर्मूले होते हैं ये कब कौन सा एप्लीकेबल होगा। 3 फॉर्मूले मैंने लिखवाए थे। पहले मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3 की। जेई एडवांस में क्वेश्चन नंबर 3, इसके अंदर बहुत साफ साफ लिखा हुआ है 1 मोल ऑफ नॉन आइडियल गैस, और उसकी कंडीशन दे रखी है, चेंज दे रखा है डेल्टा यू का, डेल्टा एच में निकालना है। अब जल्दबाजी में क्या गड़बड़ होती है कि हमें ऐसा लगता है डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस एन आर डेल्टा टी लगा दो ज्यादातर, क्योंकि हम यही फॉर्मूला यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर एन आर डेल्टा टी नहीं लगेगा क्योंकि ये गैस जो है वो नॉन आइडियल है। तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना होगा। बाकी सारे डेटा दे रखे हैं, आपको कोई दिमाग ही नहीं लगाना। P2V2 यानी 6 माइनस सॉरी यहाँ पर 20 माइनस 6 ये एटमॉस्फेयर लीटर में है, कन्वर्जन जो भी है वो आप कर सकते हो। तो एन आर डेल्टा टी वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। देन क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर भी अगेन एक केमिकल रिएक्शन दे रखी है और उसके अंदर एक लास्ट लाइन और इंपॉर्टेंट लाइन जो लिखी हुई है, ऑल दी अबव गैसेस शोज सिग्निफिकेंट डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। यानी जो फॉर्मूले हमने लिखे थे डेल्टा एन जी आर टी, उसके अंदर हमने मान लिया था कि गैसेस जो है वो आइडियल है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो आइडियल नहीं है। तो अगेन आप ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी टू वी टू माइनस P1 V1, और इसके लिए सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। इनिशियल प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर दे रखा है 70 एटमॉस्फेयर, जो कि फाइनली कितना हो जाता है 40। वॉल्यूम कांस्टेंट है 1 लीटर। निकालना अगेन क्या है, डेल्टा एच दे रखा है -560 किलो जूल, P2V2 वाला डेटा पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। राइट, तो ये बाकी क्वेश्चंस बहुत सिंपल से हैं। जेई मेंस के अगर आप जो पूछ रहे हो वो भी बहुत आसान से ही हैं। मुझे नहीं लगता कि उनमें कुछ डाउट आना चाहिए। बहुत बेसिक से क्वेश्चंस है, सॉल्व करिए। जेई मेन का क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जा रहा बार बार, 1 मोल ऑफ वाटर वेपराइज्ड एट डेल्टा एच दे रखा है और आपको डेल्टा यू निकालना है। फॉर्मूला डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। राइट, बाकी सारे क्वेश्चंस बहुत आसान है। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं।
तो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस, या हेडिंग डालिए कैलकुलेशन ऑफ Q, W, delta U and delta H for various process. First one, isothermal process. अब ये जो पार्ट हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, दो इस चैप्टर के अंदर, अभी तक हम जब डिस्कशन करते थे फॉर्मूले तो हमेशा बात करते थे आइडियल है तो क्या होगा, रियल है तो क्या होगा। यहाँ पर अभी जो हमारा डिस्कशन है वो मेनली आइडियल के लिए है। अगर यहाँ पर सब्सटेंस रियल या कुछ और होता है तो मैं अलग से उसको मेंशन करूंगा, अदरवाइज ज्यादातर जो हम बात यहाँ पर अब कर रहे हैं वो आइडियल गैस के लिए ही कर रहे हैं। एक आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस यानी टेम्परेचर क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। इसका मतलब यह है कि हाँ जो dt है वो क्या होना चाहिए, जीरो। थ्रू आउट टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए एक आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। अब जैसे ही हमने कहा टेम्परेचर कांस्टेंट, बात करें डेल्टा यू, और फॉर एन आइडियल गैस, चलिए मैं लिख देता हूं, फॉर एन आइडियल गैस डेल्टा यू इक्वल्स टू, हमें पता है हमेशा ही फॉर्मूला कौन सा लगता है, एनसीवी डेल्टा टी जीरो, डेल्टा एच एनसीपी डेल्टा टी ये भी जीरो, राइट। डेल्टा यू डेल्टा एच जीरो हो जाएगा फॉर एन आइडियल गैस। बात अब अगर हम करें Q और W की, ये दोनों पैरामीटर जीरो है, Q और W, तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स Q इक्वल्स टू माइनस W। यहां पर एक आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए Q इक्वल्स टू माइनस W, इसको ऐसे याद रखिए कि अगर W नेगेटिव है यानी सिस्टम वर्क कर रहा है, W नेगेटिव यानी सिस्टम वर्क कर रहा है, तो Q जो होगा वो पॉजिटिव होगा, मतलब सिस्टम के अंदर हीट आ रही है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर इंटरनल एनर्जी में कभी चेंज नहीं होता है, तो सिस्टम की एनर्जी कांस्टेंट है। मतलब ये हुआ कि अगर सिस्टम वर्क कर रहा है, अगर सिस्टम वर्क कर रहा है तो वो एनर्जी बाहर दे रहा होगा, तो सिस्टम में कहीं ना कहीं से यानी वापस हीट की फॉर्म में एनर्जी आनी चाहिए। तो अगर सिस्टम वर्क कर रहा है तो सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा होगा, और इसका उल्टा अगर सिस्टम हीट दे रहा है तो सिस्टम पर वर्क हो रहा होगा। यानी अगर Q पॉजिटिव है तो W नेगेटिव होगा, और W पॉजिटिव है तो Q नेगेटिव होगा। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, जितनी हम हीट सिस्टम को देंगे सिस्टम उतना वर्क कर देगा, या जितना हम सिस्टम पर वर्क करेंगे सिस्टम उतनी ही हीट जो है वो लॉस करेगा। तो Q इक्वल्स टू माइनस W। यहां पर अब क्वेश्चन आता है कि Q और W का फॉर्मूला क्या होगा। तो एक चीज मैं यहां पर अब पर्टिकुलरली इस जगह पर Q इक्वल्स टू, जनरली बहुत बार आता है NCDT, ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा था ये फॉर्मूला तभी यूज करोगे जब हम हीट दे रहे हैं और टेम्परेचर में चेंज हो रहा है। एक आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर में चेंज नहीं होता है, तो एक आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए इवन मोलर हीट कैपेसिटी डिफाइन भी नहीं होती। बहुत जगह बोल देते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस की मोलर हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट, उससे ज्यादा अच्छा आंसर है कि एक आइसोथर्मल प्रोसेस की मोलर हीट कैपेसिटी डिफाइन नहीं होगी, ना ही उसके लिए फॉर्मूला लगेगा। तो एक आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए Q और W कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम W फाइंड आउट करेंगे और फिर W से हम क्या निकालेंगे, Q। कैसे निकालेंगे तो वो अब हमें देखना है, बट ये वर्क डन का फॉर्मूला रिवर्सिबल के लिए अलग होगा और इरिवर्सिबल के लिए अलग होगा। तो पहले बात करते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वर्क डन केस क्या होगा। मैंने आपसे पहले ही कहा था एक रिवर्सिबल प्रोसेस जब भी इमेजिन करना है ऐसे इमेजिन करो, एक कंटेनर में पिस्टन है, पिस्टन के ऊपर सैंड रखी हुई है और किसी का कोई प्रेशर नहीं है, पिस्टन मासलेस है, और ये सोचो जो भी प्रेशर लग रहा है वो किसके कारण लग रहा है, सैंड के कारण लग रहा है। अगर पिस्टन का भी मास है तो उसका प्रेशर भी आप सैंड के प्रेशर के साथ कंबाइन कर सकते हो ना। बाहर का प्रेशर और पिस्टन मूव नहीं कर रहा है, अंदर और बाहर का प्रेशर बराबर है, फॉर्मूला माइनस P एक्सटर्नल इंटू dV। सिंस रिवर्सिबल प्रोसेस है, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस अंदर और बाहर का प्रेशर ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए, तो P एक्सटर्नल ऑलमोस्ट इक्वल्स टू P इंटरनल, तो यहाँ पर माइनस P dV लिख सकते हैं, जो कि आप फिजिक्स में लिखते हो
फिजिक्स के अंदर हमेशा ही आप रिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ते हो, इसीलिए वहाँ हमेशा ही फॉर्मूला वहाँ फॉर्मूला PdV लिख देते हैं। ये माइनस साइन इसलिए आया क्योंकि हमारा साइन कन्वेंशन है। आइडियल गैस के लिए हम बात कर रहे हैं nRT/V इंटू dV। आइसोथर्मल प्रोसेस है, T कांस्टेंट, क्लोज सिस्टम है तो मोल्स कांस्टेंट, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा nRT ln V2/V1। चाहो तो आप इसको रीअरेंज कर सकते हो एक आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, P1V1 इक्वल्स टू P2V2 इक्वल्स टू nRT, तो आप इसको रीअरेंज कर सकते हो माइनस nRT ln P1/P2, या इसी फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो माइनस P1V1 ln P1/P2। अलग अलग तरीके लिख सकते हो, बट याद रखना ये सब बेस ई में है। अगर आप सॉल्व करते हो, कैलकुलेशन करते हो, तो इसको बेस ई से पहले बेस 10 में कन्वर्ट करना होगा, तब वहां पर एक टर्म और आ जाएगी 2.303। ये अलग से ये याद रखना, कैलकुलेशन करते वक्त इस बेस ई को आपको मोस्टली किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बेस 10 में। बट क्या लगता है ये फॉर्मूला आप आइसोथर्मल कोई सा भी प्रोसेसर यूज कर सकते हो? नहीं, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस है तभी ये फॉर्मूला यूज होगा, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल के लिए ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा। अब बात आती है अगर आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस हम कर रहे हैं तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, चलिए वो डिराइव करते हैं हम। आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए अब इस तरह से सोचे, एक कंटेनर है जिसमें ये ब्लॉक्स रखे हुए हैं, 3 ब्लॉक्स, इन्हीं का प्रेशर लग रहा है और किसी का कोई प्रेशर नहीं लग रहा है। इसका प्रेशर मान लेते हैं 5 एटमॉस्फेयर, इसका प्रेशर 3 एटमॉस्फेयर और इसका प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर। टोटल कितना प्रेशर हो गया, 10 एटमॉस्फेयर प्रेशर लग रहा है, यानी इनिशियली अंदर का प्रेशर भी कितना है, 10 एटमॉस्फेयर। वॉल्यूम ले लेते हैं इनिशियली कितना है इसका, V1। राइट नाउ कोई चेंज नहीं हो रहा है, अंदर और बाहर का प्रेशर बराबर है। अब हमने क्या किया, हमने एक ब्लॉक हटा दिया, ये वाला ब्लॉक हमने यहां से हटा दिया। जैसे ही ब्लॉक हटेगा, आप सबको पता है पिस्टन सडनली ऊपर की ओर मूव करेगा, वॉल्यूम V1 से बढ़ के कितना हो जाएगा, V2। फाइनाइट टाइम में ये प्रोसेस होगा, इसीलिए आप इसे क्या बोल सकते हो, इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब यहां पर अगर हमें इसका वर्क डन फाइंड आउट करना है, फॉर्मूला माइनस P एक्सटर्नल dV, वॉल्यूम कहां से कहां जा रहा है, V1 से V2। लेकिन अब यहां पर अगर हम देखें, इनिशियली बाहर का प्रेशर 10, अंदर का प्रेशर भी 10, लेकिन कोई चेंज नहीं हो रहा है। जैसे ही आपने ब्लॉक हटाया, अब बाहर का प्रेशर 10 नहीं, बाहर का प्रेशर कितना हो गया, 8 एटमॉस्फेयर। और अब बाहर का प्रेशर जब 8 एटमॉस्फेयर हो गया, पिस्टन मूव करना स्टार्ट कर रहा है, पिस्टन ऊपर की तरफ जा रहा है। कब तक, जब तक अंदर का भी प्रेशर वापस उतना ही 8 एटमॉस्फेयर नहीं हो जाए। यानी पिस्टन जब मूव कर रहा है, बाहर का प्रेशर 8 एटमॉस्फेयर है, वो चेंज नहीं हो रहा है। यानी वॉल्यूम जब V1 से V2 हो रहा है, वॉल्यूम जब चेंज हो रहा है, बाहर के प्रेशर में कोई चेंज नहीं हो रहा है। यानी ये टर्म क्या है, कांस्टेंट। इसको आप बाहर निकाल सकते हो, माइनस P एक्सटर्नल, यहां पर केवल क्या रह गया, dV, जिसको इंटीग्रेट कर दोगे तो V2 माइनस V1। राइट, यानी यहां पर P एक्सटर्नल की वैल्यू क्या होगी, P एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी होगी, 8 एटमॉस्फेयर। क्योंकि जब पिस्टन मूव कर रहा है, बाहर का जो प्रेशर है वो चेंज नहीं हो रहा है, वो कितना है, 8 एटमॉस्फेयर। बहुतों को यहां कंफ्यूजन होता है, सर बाहर का प्रेशर कैसे चेंज नहीं हो रहा है, पहले 10 था फिर हमने 8 कर दिया तो बाहर का प्रेशर तो चेंज हो रहा है, लेकिन जब 10 था तब कुछ भी नहीं हो रहा था। अब आपने जब एक ब्लॉक को हटाया, बाहर का प्रेशर कितना हो गया, 8। अब इस सिचुएशन पर पिस्टन मूव कर रहा है, यानी जब पिस्टन मूव कर रहा है, बाहर का प्रेशर कांस्टेंट है और वो कितना है, 8 एटमॉस्फेयर। तो वो यहां पर आप पुट करोगे 8 एटमॉस्फेयर, जो भी फाइनल वॉल्यूम है वो हम यहां पर पुट कर सकते हैं। तो ये वर्क डन यहां से आप निकाल सकते हो इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर। ये एक स्टेप हुई। अगर आप चाहते हो कि एक और चेंज कर दें, वो भी पॉसिबल है। आपने लेट से एक और ब्लॉक हटा दिया, ये वाला वॉल्यूम हो गया V2 से V3, तो फिर से अब जब वॉल्यूम चेंज हो रहा है अगेन V2 से V3, बाहर का प्रेशर कांस्टेंट है। अब की बार भी ये P एक्सटर्नल कांस्टेंट है, हाँ, लेकिन ये P एक्सटर्नल और ये P एक्सटर्नल की वैल्यू अलग अलग होगी। यहां पर जो P एक्सटर्नल है वो 8 है, यहां पर P एक्सटर्नल जो होगा वो 5 होगा। तो ये फॉर्मूले हैं, आप इनको यूज कर सकते हो।
इरिवर्सिबल के लिए, इवन इरिवर्सिबल में हम कहते हैं ये एक स्टेप, ये दूसरी स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप का वर्क डन, ये सेकंड स्टेप का वर्क डन, हर एक स्टेप का वर्क डन आपको अलग अलग निकालना होगा। और टोटल वर्क डन अगर आपको फाइंड आउट करना है तो इन सबको हमें ऐड करना होगा इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, हर एक स्टेप का वर्क डन, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। जबकि रिवर्सिबल प्रोसेस में इवन आप कहते हो छोटे छोटे सेंड पार्टिकल हटा रहे हो तो वो इनफाइनाइट स्टेप्स होगी, लेकिन एक ही साथ आप उसका वर्क डन फाइंड आउट कर सकते हो। तो रिवर्सिबल के लिए फॉर्मूला अलग है, इरिवर्सिबल के लिए फॉर्मूला अलग है। इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस वर्क डन सेम नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर पहले, और फिर बाद में डिस्कस करेंगे। पहले फॉर्मूला यूज कैसे करना वो पता चल जाए। तो लिखिए क्वेश्चन, लिखिए कैलकुलेट QW delta U and delta H QW delta U and delta H for the isothermal expansion of 1 mole ideal gas, 1 mole ideal gas from 10 atmosphere to 1 atmosphere at 300 Kelvin. If process is carried out, if process is carried out, A part reversibly, B part irreversibly और C part free expansion, C part free expansion। कैलकुलेशन में थोड़ा सा मैं इसे सिंप्लीफाई कर रहा हूं। यहां पर बेस ई को जब आप बेस 10 में कन्वर्ट कर रहे हैं, अच्छा एक चीज मैं बता दूं, केमिस्ट्री के अंदर ये Ln लिखा हुआ है यानी ये बेस ई है, और अगर आप लॉग लिख देते हो तो ये बेस 10 हो जाता है। अंडरस्टूड है, लिखने की जरूरत नहीं है। तो बेस इसको कन्वर्ट करने में मैं यहाँ पर एक्जैक्टली 2.303 होता है, यहाँ पर अभी हम क्या ले रहे हैं 2.3, ये आपको यूज करना है और आर की टर्म्स में ही आपको आंसर देना है। आर की वैल्यू पुट नहीं करनी है, तो आर की टर्म्स में ही आपको आंसर देना है। तो फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट क्यू डब्ल्यू डेल्टा यू डेल्टा एच के आंसर्स आपको देने इन टर्म्स ऑफ आर। एटोमिसिटी की कहीं जरूरत नहीं है। आशीष कुमार, ब्लॉक पिस्टन मासलेस हो या ना हो, वो सारे प्रेशर एक्सटर्नल में काउंट हो जाएंगे। अब बाहर का प्रेशर एयर के कारण भी हो सकता है, ब्लॉक के कारण भी हो सकता है, पिस्टन के कारण भी हो सकता है।
विथ साइन आंसर दीजिए, विथ साइन। जल्दी जल्दी, इतना टाइम क्यों लग रहा है? गुड, स्नेहाशीष घोष सही है। आशीर्वाद नायक सही है। हनी जैन सही है, पिंकी जैन सही है, नीतीश आनंद सही है। उत्कर्ष सोनी U0 नहीं है, होगा DU0 होगा या डे। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट। सही है। सौमित्र राज सही है। भावेश सही है। अविनाश वर्मा जी सोचिए कुछ और। एकांश भारद्वाज नॉट पॉसिबल। आस्था श्रीवास्तव सही है। नमन जैन सही है। चलिए अब मैं करता हूँ फर्स्ट पार्ट, सिंस रिवर्सिबल है। W इक्वल्स टू फॉर्मूला -2.3 nRT ln। प्रेशर का डेटा दे रखा है तो P1/P2। वैल्यूज पुट करें, -2.3 1 R की टर्म्स में ही आंसर देना है। 1 R 300 ln 10, सॉरी log 10, तो ये तो हो गया 1। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा -690 R। R जूल में पुट करोगे तो आंसर जूल में आ जाएगा, कैलोरी में पुट करोगे तो कैलोरी में आ जाएगा। और Q इक्वल्स टू -W, तो Q इक्वल्स टू -W, तो ये +690 R। डेल्टा U डेल्टा H आइसोथर्मल प्रोसेस है तो A B C तीनों पार्ट में डेल्टा U डेल्टा H तो 0 ही होंगे। सेकेंड पार्ट, वर्क डन इक्वल्स टू -P एक्सटर्नल V2 - V1। सिंस वॉल्यूम नहीं दे रखा तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, nRT/P2 nRT/P1। यहां पर अगेन अब मैं आपको बता दूं, जो सिस्टम है उसको हम 10 एटमॉस्फेयर से 1 एटमॉस्फेयर ले जा रहे हैं, तो कह सकते हो कि ये तो सिस्टम का प्रेशर है।
सिस्टम का प्रेशर यानी P1 P2 है, P एक्सटर्नल कितना होगा, तो हम यही मानते हैं कि अगर एक पिस्टन मूव कर रहा है अंदर का प्रेशर 10 एटमॉस्फेयर से अगर 1 एटमॉस्फेयर हो रहा है, इसका मतलब बाहर का प्रेशर भी कितना होगा 1 एटमॉस्फेयर, क्योंकि जब पिस्टन रुक जाएगा इसका मतलब अंदर और बाहर का प्रेशर कितना हो जाएगा, अब सेम होना चाहिए, तो जो अंदर का प्रेशर है वही बाहर का प्रेशर होगा। यानी बड़ा सिंपल सा है, ये इनिशियल प्रेशर है अंदर का, ये सिस्टम का अंदर का फाइनल प्रेशर है, तो ये फाइनल प्रेशर जो होगा वो P एक्सटर्नल के बराबर होगा। अगर P एक्सटर्नल और P2 में से कोई एक भी डेटा दे रखा है तो कह सकते हो जो P एक्सटर्नल होगा वही P2 होगा, या जो P2 होगा वही P एक्सटर्नल होगा, राइट। हाँ, इसमें एक पॉइंट जरूर आता है, ऐसा हमेशा होगा ये जरूरी नहीं है, बट इन दोनों में से कोई एक ही इंफॉर्मेशन दे रखी है, ये इक्वल होंगे, तो राइट नाउ P एक्सटर्नल जो P2 है 1 वही P एक्सटर्नल होगा, nRT कॉमन -1/10 R इंटू 300, इसको सॉल्व करना होगा यहाँ पर, तो ये वैल्यू आ जाएगी -270 R। इसका Q आप वापस से निकाल सकते हो। एंड देन फाइनली थर्ड पार्ट, वर्क डन माइनस P एक्सटर्नल, वापस से वही nRT P2 माइनस nRT P1। अब इसे हम कहते हैं फ्री एक्सपांशन। ये कैसे होगा, फिर से बहुत हो क्या लगता है बाहर का प्रेशर सर जीरो हो तो अंदर का भी जीरो हो जाएगा, ऐसा नहीं है, इसको आप ऐसे समझो, राइट। हम क्या कर रहे हैं, अंदर का प्रेशर है 10 एटमॉस्फेयर, बाहर वैक्यूम है, लेकिन यहाँ पर हमने क्या लगा रखे हैं, स्टॉपर्स लगा रखे हैं, यहाँ पर वैक्यूम है और यहाँ पर भी स्टॉपर लगा दिया। अब बाहर का प्रेशर तो जीरो है, अंदर का जीरो नहीं है। अब हमने क्या किया, इन स्टॉपर्स को यहाँ से हटा दिया, जैसे इन दोनों स्टॉपर्स को हटाएंगे पिस्टन मूव करेगा, पिस्टन मूव करेगा, अंदर का प्रेशर चेंज होगा, अंदर का प्रेशर 10 एटमॉस्फेयर से 1 एटमॉस्फेयर हो जाएगा, लेकिन P एक्सटर्नल क्या है, जीरो। और अगर आप स्टॉपर्स नहीं लगाओगे तो ये पिस्टन मूव करता ही जाएगा, कभी भी नहीं रुकेगा, लेकिन यहाँ पर हमने वापस से क्या लगा दिए, स्टॉपर्स लगा दिए, तो जो P एक्सटर्नल है राइट नाउ वो जीरो है, बाकी के पैरामीटर जीरो नहीं है, लेकिन वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। तो दिस इज नॉन एज फ्री एक्सपांशन। कैसे हम एक फ्री एक्सपांशन को करते हैं वो समझ में आना चाहिए, बिना स्टॉपर्स लगाए आप फ्री एक्सपांशन को इमेजिन नहीं कर सकते हो। तो इस तरह की सिचुएशन आप बनाओ और फिर उन प्रोसेस को इमेजिन करो, एक पिक्चर बननी चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करना उससे आसान हो जाता है। तो फ्री एक्सपांशन वर्क डन जीरो, तो क्यू भी जीरो हो जाएगा, डेल्टा यू डेल्टा एच सारे पैरामीटर्स यहाँ पर जीरो होंगे। तो एक आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए एक क्वेश्चन हमने किया था, पैरामीटर्स ये हमने फाइंड आउट किए, ठीक है। यहाँ पर मैं Q का भी लिख देता हूँ जीरो, और डेल्टा यू डेल्टा एस तो सभी के लिए जीरो है। एक क्वेश्चन जल्दी से फिर से लिखिए, ऑलमोस्ट ऐसा ही क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन हम यहाँ पर कर रहे हैं, कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है, जल्दी से आपको करना है। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए कैलकुलेट वर्क डन, बाकी तो ठीक है पता है, कैलकुलेट वर्क डन for the isothermal compression of 1 mole ideal gas from 1 atmosphere to 10 atmosphere, from 1 atmosphere to 10 atmosphere at 300 Kelvin, at 300 Kelvin, A part reversibly, B part irreversibly। दो ही पार्ट हो सकते हैं यहाँ पर, या तीन हो सकते हैं, फ्री एक्सपांशन कंप्रेशन में भी हो सकता है, नहीं होगा, दो ही पार्ट होंगे। तो दो पार्ट है, ए पार्ट रिवर्सिबली और बी पार्ट इरिवर्सिबली। आर की टर्म्स में ही आपस से आपको आंसर देने हैं, आर की टर्म्स में ही आपको आंसर देना है।
आंसर आ गया एक का, सौमित्र राज 690 आर और 270 आर, सही है क्या? बाकी चेक करके बताओ। नहीं, सौमित्र ने ही हटा दिया। अक्षत कुमार गुप्ता 690 आर 270 आर, उज्जवल जैन, प्रांजल सिंह, ऋतिक गंगवार, यस फर्स्ट पार्ट के आंसर में तो केवल साइन का ही चेंज होगा। फर्स्ट पार्ट W इक्वल्स टू -2.3 एंड RT ln सॉरी log P1 अपॉन P2, लेकिन यहाँ पर R 300 log 1/10। तो सॉल्व करेंगे तो ये 690R, यहाँ -690R था, यहाँ 690R कह भी सकते हो सर। यहाँ पर आपने 10 से 1 एटमॉस्फेयर का एक्सपांशन किया, यहाँ पर वापस से कंप्रेशन कर दिया, जस्ट उसी का रिवर्स है। तो यहाँ पर माइनस में था वर्क डन, यहाँ पर वो प्लस हो गया। एग्जैक्टली मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं हुआ है। लेकिन सेकेंड पार्ट की अगर हम बात करें तो अब यहाँ पर सेकेंड पार्ट में जो P एक्सटर्नल है 1 एटमॉस्फेयर से 10 एटमॉस्फेयर, सिस्टम का फाइनली प्रेशर 10 होगा। ये हो कब सकता है, इमेजिन करके देखो उसके लिए, यानी पहले अंदर का भी 1 था, बाहर का भी 1 था। अब आप चाहते हो कि अंदर का प्रेशर 1 से 10 हो जाए, तो आपने बाहर का प्रेशर 10 कर दिया। तो अब जो ये प्रोसेस हो रहा है उसमें जब पिस्टन नीचे आ रहा है, बाहर का प्रेशर कितना है 10 एटमॉस्फेयर, जबकि यहाँ पर कितना था बाहर का 1/10 माइनस 1/1 RT, और इसको सॉल्व करोगे तो ये वर्क डन जो आएगा वो 270 नहीं 2700 R आएगा। जो सिस्टम का फाइनल प्रेशर होगा वही P एक्सटर्नल होगा, वही P एक्सटर्नल होगा, अनलेस अनटिल हमें दोनों डेटा नहीं गिवन है। अगर इन दोनों में से कोई एक गिवन है तो ये दोनों सेम होंगे। 2700 R, यहाँ पर मैग्नीट्यूड भी सेम नहीं है, साइन तो अलग ही है, मैग्नीट्यूड भी अलग अलग है। ये दो पार्ट मैंने इसलिए करवाए कि इससे हमें कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ये जो रिजल्ट्स यहाँ पर आए हैं इससे हम कुछ पॉइंट्स, अच्छे अच्छे पॉइंट्स कंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब लिखिए कंक्लूजन्स। फर्स्ट वन, अब हम यहां पर कुछ जनरलाइजेशन करेंगे। देखिए जो थर्मोडायनेमिक्स हम पढ़ रहे हैं ना, ये थर्मोडायनेमिक्स जो हम पढ़ रहे हैं इट्स ऑल अबाउट आवर ऑब्जर्वेशन। ये हमने ऑब्जर्व किए, जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, एनर्जी कांस्टेंट है यूनिवर्स की। ये हमारा क्या है, ऑब्जर्वेशन। हम कहीं पे भी देखते हैं एक जगह एनर्जी कम होती तो दूसरी जगह बढ़ जाती है। हम एनर्जी को क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। क्वेश्चन आता क्यों, इसका हमारे पास कोई आंसर नहीं है। ये हमारा क्या है, ऑब्जर्वेशन है। इसको हमने बहुत जगह ऑब्जर्व किया है तो हमने इसको जनरलाइज कर दिया। तो ये जो थर्मोडायनेमिक्स हम पढ़ रहे हैं इट्स ऑल अबाउट जनरलाइजेशन की। एक ही रिजल्ट आपको हर जगह से मिल रहा है, अब आपको ये नहीं पता क्यों, लेकिन वो रिजल्ट सेम है तो हम मान लेते हैं कि ये एक फैक्ट है जो हर जगह एप्लीकेबल होगा, जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो यहां पर भी अगर हम देखें तो ये एक्सपांशन है और ये कंप्रेशन है। देखिए ये जो एक्सपांशन में ये माइनस साइन यहाँ पर आया है, ये माइनस साइन केवल आपको ये बता रहा है कि
वर्क इज डन बाय दिस सिस्टम। ये केमिस्ट्री के साइन कन्वेंशन के कारण आया है। यही क्वेश्चन अगर भी आप फिजिक्स में कर रहे होते तो ये आंसर प्लस में होता है और ये आंसर माइनस में होता है। तो वो जो साइन है, साइन तो आपके साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग आया है। अभी हम अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, अब मैं केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, तो इन केस ऑफ एक्सपांशन यहां पर 690 आर का वर्क हुआ है, यहां पर 270 आर का वर्क हुआ है। आप और कोई एग्जाम्पल भी ले सकते हो और कोई डेटा भी ले सकते हो, लेकिन एक चीज फिक्स है, जब भी एक्सपांशन होगा रिवर्सिबल का वर्क डन का मैग्नीट्यूड इरिवर्सिबल के वर्क डन के मैग्नीट्यूड से ज्यादा होगा या बराबर होगा। बराबर इन द सेंस एक आइसोकोरिक प्रोसेस रिवर्सिबली करो या इरिवर्सिबली करो, दोनों का वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उस केस में ये इक्वल हो सकते हैं। अदरवाइज रिवर्सिबल के वर्क डन का मैग्नीट्यूड इरिवर्सिबल से ज्यादा होगा। इवन मैं आपको बता दूं, यहां मैंने आइसोथर्मल नहीं लिखा है, ये आइसोथर्मल हो या कोई और प्रोसेस हो, हर एक प्रोसेस में अगर आप रिवर्सिबली और इरिवर्सिबली कर रहे हो तो एक्सपांशन के केस में रिवर्सिबल का वर्क डन हमेशा इरिवर्सिबल से ज्यादा होगा और कंप्रेशन के केस में इरिवर्सिबल का रिवर्सिबल से ज्यादा होगा। तो इन केस ऑफ कंप्रेशन इरिवर्सिबल वर्क डन इज ग्रेटर देन रिवर्सिबल वर्क डन। तो ये फिक्स है, जनरलाइज है, ऐसे प्रूव नहीं कर सकते। आप कोई सा भी डेटा ले लीजिए, मैंने ये डेटा लिया है, आप कोई और डेटा करके शीट में हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप सब जगह देखोगे कि ये कंडीशन वहां पर फुलफिल होती है। स्नेहाशीष मैंने बोला है इक्वलिटी कब होगी, आइसोकोरिक प्रोसेस में दोनों ही 0 हो जाएंगे। तो यहां पर ये कंडीशन हमेशा होल्ड करेगी। रिवर्सिव एक्सपांशन और कंप्रेशन के केस में आप इसको यूज कर सकते हो, राइट। थर्ड पॉइंट पर आते हैं। थर्ड पॉइंट की मैं अब यहां पर बात कर रहा हूं, ये जो पीवी वर्क है। एक जनरल क्वेश्चन ये बताइए पीवी वर्क कहां होता है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था जितने भी इंजन्स होते हैं इन सब में कौन सा वर्क होता है, पीवी वर्क ही होता है। पिस्टन ऊपर नीचे मूव करते हैं तो कार, बाइक्स, इन सारे इंजन्स में ये जो वर्क हो रहा है दैट इज पीवी वर्क, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये कह सकते हो। पीवी वर्क भी है और नॉन पीवी वर्क भी है। नाउ यहां पर एक इंजन जो होता है, अब मैं उसकी बात कर रहा हूं। एक इंजन है, उसके अंदर एक पिस्टन लगा हुआ है। अब इसमें क्या होता है, एक प्रोसेस होता है एक्सपांशन का जिसमें इंजन या सिस्टम, अब मैं ये दोनों वर्ड एक जैसे हैं, इंजन बोल रहा हूं या सिस्टम बोल रहा हूं। इंजन वर्क करता है, इंजन एक्सपेंड हो रहा है, तो यानी वर्क कर रहा होगा और आपको वर्क मिल रहा होगा। लेट्स से आपके पास ऐसा सिस्टम है, आप उसे एक्सपेंड कर सकते हो, यानी आप वर्क आपको मिलेगा। अब दो तरह से आप उसे एक्सपेंड कर सकते हो, आप उसे दो तरह से एक्सपेंड कर सकते हो, रिवर्सिबली भी और इरिवर्सिबली भी। लेकिन अगर आपको वर्क मिल रहा है, अगर आपको वर्क मिल रहा है तो ऑब्वियसली आप चाहोगे कि आपको ज्यादा से ज्यादा वर्क मिले, राइट। अब ज्यादा से ज्यादा वर्क मिले, अभी यहां पर साइन का कोई यूज नहीं, क्योंकि हम ये बोल चुके हैं कि सिस्टम वर्क कर रहा है, तो हमें केवल किससे मतलब है, मैग्नीट्यूड से। तो आप उस प्रोसेस को कैसे करना चाहोगे, ऑब्वियसली ज्यादा वर्क किस में मिल रहा है, रिवर्सिबल में, तो आप उस प्रोसेस को रिवर्सिबली करना चाहोगे। हाँ, यहां पर मैं ये चीज क्लियर कर दूं, अभी हमारे लिए टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है। ऑब्वियसली रिवर्सिबल करने के लिए इनफाइनाइट टाइम चाहिए, तो आप सोचो हाँ हमारे लिए वो टाइम है, तो टाइम का कोई यहाँ पर इनपुट हम नहीं ले रहे हैं कि कितना टाइम लग रहा है, वो हमारी एफिशिएंसी में काउंट नहीं हो रहा है। बस हमें ज्यादा वर्क चाहिए, तो ऑब्वियसली हम कैसे करेंगे, रिवर्सिबली करेंगे रादर देन इरिवर्सिबली। ठीक है, नाउ एक्सपांशन आपने कैसे किया, रिवर्सिबली। लेकिन हमें पता है हमें इंजन को रीयूज भी करना है। रीयूज करना तो उस इंजन को वापस आपको ओरिजिनल स्टेट में भी ले जाना पड़ेगा। अब ओरिजिनल स्टेट में ले जाना यानी आपको उसको वापस से क्या करना पड़ेगा, कंप्रेस करना पड़ेगा। कंप्रेस करते वक्त भी हमारे पास दो ऑप्शन होंगे, रिवर्सिबली करें या इरिवर्सिबली करें। अब जब हमें कंप्रेस करना है तो हमें वर्क करना पड़ेगा, और अगर हमें वर्क करना पड़ेगा तो हम क्या चाहेंगे, कम से कम वर्क में काम हो जाए। तो यहां पर अगर हम देखें तो रिवर्सिबल में 690 आर करना पड़ रहा है और इरिवर्सिबल में 2700 आर करना पड़ रहा है, तो कौन सा प्रोसेस आप ऑप्ट करोगे, ऑब्वियसली जिसमें कम काम करना पड़ रहा है। तो यहां पर भी हम प्रोसेस को कैसे करना चाहेंगे, 690 आर यानी रिवर्सिबली। मतलब एक्सपांशन में भी आप प्रोसेस कैसे करना चाह रहे थे, रिवर्सिबली।
कंप्रेशन में भी हम प्रोसेस को कैसे करना चाहते हैं, रिवर्सिबली। दैट मीन्स क्यों, क्योंकि हमें कुछ उसमें बेनिफिट दिख रहा है। एक इंजन को आप कैसे ऑपरेट करना चाहोगे, यहां पर भी रिवर्सिबली, यहां पर भी रिवर्सिबली, क्योंकि उसमें आपको ज्यादा बेनिफिट दिख रहा है। इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस आर मोर एफिशिएंट देन इररिवर्सिबल प्रोसेस। देखिए इस आगे चल के हम एफिशिएंसी भी निकालेंगे, ऐसा नहीं है, मैं आपको एफिशिएंसी भी निकाल के बताऊंगा। आप फिजिक्स में थोड़े बहुत कर भी चुके हो क्वेश्चन, एफिशिएंसी भी निकालेंगे और देखेंगे कि हाँ रिवर्सिबल की इरिवर्सिबल से ज्यादा आती, बट ये बिना डेटा के जस्ट मैं आपको एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, और यही इंपॉर्टेंस है रिवर्सिबल की। तो रिवर्सिबल प्रोसेस जो होते हैं वो इरिवर्सिबल से ज्यादा एफिशिएंट होते हैं, क्योंकि जब भी हम एक प्रोसेस करना चाह रहे हैं उसे हम कैसे करना चाहते हैं, रिवर्सिबली करना चाहते हैं। तो लिखिए थर्ड कंक्लूजन यहां पर, थर्ड कंक्लूजन, reversible process are more efficient than irreversible process. For reverse, third point, reversible process are more efficient than irreversible process. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। ये जो वर्ड है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, बहुत बार ऐसा लगता है कि सर ये नाम क्यों रखे गए, क्योंकि आपने कह दिया कि रिवर्सिबल का मतलब जो इनफाइनाइट टाइम में हो, इरिवर्सिबल का मतलब जो फाइनाइट टाइम में हो, तो नाम ही इसी तरह से कुछ लगते। क्योंकि बार बार क्या होता है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल बोलने से वही फील आता है जो रिवर्स हो जाए या जो रिवर्स ना हो, ऐसा फील आता है। तो मैं आपको बताऊं ये नाम इस तरह से क्यों रखे गए हैं, उसको भी आप रिलेट कर सकते हो। हाँ, फर्स्ट थिंग तो यही है, जब भी बात आए रिवर्सिबल मतलब इनफाइनाइट टाइम, इरिवर्सिबल मतलब फाइनाइट टाइम, ये चीज तो हमारे माइंड में सबसे पहले स्ट्राइक करनी चाहिए। लेकिन अब मैं यहाँ पर इसका भी मतलब बताता हूँ, ये नाम क्यों रखे गए। हाँ, वैसे ये नाम और अच्छी तरह से हम समझेंगे जब मैं आपको एंट्रोपी समझा दूंगा, तब आपको ये वर्ड्स इनका मीनिंग सही में समझ में आएगा, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का। जब हम एंट्रोपी पढ़ेंगे तो सही में तो वहां पर समझ में आएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर भी मैं एक बार इनको समझा सकता हूँ कैसे। तो इमेजिन करिए कंटेनर अगेन आपके पास है जिसमें पिस्टन लगा हुआ है, और यूं कह दो कि आप खाली बैठे हुए हो। खैर आप लोग तो खाली नहीं हो, बाकी लॉकडाउन में बहुत सारे लोग खाली बैठे हुए हैं, आप लोग तो पढ़ाई कर रहे हो। लेकिन मान लो कोई खाली बैठा हो और टाइम पास करना है, क्या करे, कंटेनर है, पिस्टन लगा हुआ है, तो क्या किया जाए। उसने क्या किया, 10 एटमॉस्फेयर से 1 एटमॉस्फेयर तक उसे रिवर्सिबली एक्सपेंड कर दिया। 10 एटमॉस्फेयर से 1 एटमॉस्फेयर उसे रिवर्सिबली एक्सपेंड कर दिया। अब क्या हुआ, सिस्टम को, या क्यों कह दिया, मैंने उसे रिवर्सिबली एक्सपेंड कर दिया, तो मुझे कितना वर्क मिला, 690, सॉरी मुझे कितना वर्क मिला, 690 आर सिस्टम ने किया, और मुझे इतना वर्क मिला, मतलब मुझे इतनी एनर्जी मिली। कितनी एनर्जी मिली, 690 आर। अब मुझे तो टाइम पास करना था, ठीक है, तो अब क्या हुआ, पहले एक्सपेंड कर दिया, अब मैंने उसे वापस से कंप्रेस कर दिया 1 एटमॉस्फेयर से 10 एटमॉस्फेयर, और वापस कैसे कंप्रेस किया, रिवर्सिबली फिर से कंप्रेस कर दिया। मुझे वर्क कितना मिला था, 690 आर, वापस मैंने कितना वर्क कर दिया, 690 आर। जितना वर्क मुझे मिला था मैंने वापस उतना ही वर्क कर दिया। सिस्टम अपनी जगह पर और मैं भी वापस अपनी जगह पर, यानी सब कुछ वापस अपनी जगह पर आ गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सिस्टम भी और यानी मैं मतलब सराउंडिंग्स भी वापस अपनी जगह पर आ गई, सब कुछ रिवर्स हो गया, सब कुछ, सिस्टम और सराउंडिंग्स। बट सोचो यही प्रोसेस आपने इनिशियली रिवर्सिबली नहीं इरिवर्सिबली किया होता। जब आपने एक्सपेंड किया इरिवर्सिबली तो आपको कितना वर्क मिला, 270 आर, 270 आर वर्क आपको मिला। लेकिन अब आप सोचो कि आप तो टाइम पास कर रहे थे, अब आप वापस इसको ओरिजिनल स्टेट में ले जाना चाहते हो, सिस्टम को वापस से आप सिस्टम को 10 एटमॉस्फेयर पे ले जाना चाहते हो।
आपने पहले ही रिवर्सिबली किया, अब आप चाहते हो वापस सिस्टम अपनी ओरिजिनल स्टेट में चला जाए, तो अब 270 आवर से काम नहीं चलेगा, आपको 2700 आवर यानी 10 टाइम्स वर्क करना पड़ेगा। समझ में आ रही मेरी बात? ये टाइम पास महंगा पड़ गया। आपको वर्क मिला था 270 आवर और आपको करना कितना पड़ रहा है 2700 आवर 10 टाइम्स। सिस्टम तो वापस अपनी जगह चला जाएगा, बट आप नहीं जाओगे, आप नहीं जाओगे। और अगर आप ये सोचते हो कि नहीं मैं तो 270 आवर का ही वर्क करूंगा, तो आप अपनी जगह चले जाओगे, सिस्टम अपनी जगह नहीं जाएगा। यानी एक इरिवर्सिबल प्रोसेस अगर आपने कर दिया और आप वापस उसे सिस्टम को ओरिजिनल स्टेट में ले जाना चाहते हो, तो या तो सिस्टम ओरिजिनल स्टेट में जाएगा या सराउंडिंग्स ओरिजिनल स्टेट में जाएगी, सब कुछ वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में नहीं जाएगा, यानी सब कुछ रिवर्स नहीं हो सकता। दैट्स वाई इसे हम कहते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस, इसे हम कहते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो यहां पर एक इरिवर्सिबल का मीनिंग यही है। हम क्या होता है केवल सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, सिस्टम तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में भी वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में जा सकता है, लेकिन अगर सिस्टम जाएगा तो सराउंडिंग्स नहीं जाएगी, और सराउंडिंग्स जाएगी तो सिस्टम नहीं जाएगा। लेकिन एक रिवर्सिबल प्रोसेस में सिस्टम और सराउंडिंग दोनों एक साथ अपनी ओरिजिनल स्टेट में चले जाते हैं। तो लिखिए इस पॉइंट को, इन ए रिवर्सिबल प्रोसेस, in a reversible process both system and surroundings, both system and surroundings can be restored to their original state simultaneously but in an irreversible process both cannot be restored to their original state simultaneously। ये था फोर्थ पॉइंट। एक फिफ्थ पॉइंट हम अभी यहां पर और लिख रहे हैं, लास्ट पॉइंट, बट इस फिफ्थ पॉइंट की इंपॉर्टेंस अभी नहीं समझ में आएगी। इस फिफ्थ पॉइंट की इंपॉर्टेंस जो है आपको जब हम एडियाबेटिक डिस्कस करेंगे तब इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। बहुत अच्छा पॉइंट है, आगे और भी यूज होगा ये सब। देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो थर्मोडायनेमिक्स के लिए हम पढ़ रहे हैं, न्यूमेरिकल हमने किया है, न्यूमेरिकल के साथ साथ ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करना होगा, तब जाके आगे हम एंट्रोपी को समझ पाएंगे। ये यूं कह दो, ये जो सारा डिस्कशन हम कर रहे हैं ये एंट्रोपी का बेस तैयार कर रहे हैं, ताकि एंट्रोपी टर्म को हम समझ सकें। यस, उसका बेस हम यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। एंट्रोपी टर्म को समझना इतना आसान नहीं है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी होगी, ये सारे पॉइंट्स हम वहां पर यूज करेंगे। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो अब उस पर मैं आ रहा हूँ। इसमें से कोई सा भी एक पार्ट आप यहाँ पर ले सकते हो, चाहे एक्सपांशन का लें चाहे कंप्रेशन का लें। तो यहाँ पर हम देखें कि इनिशियली सिस्टम एक्सपांशन का ले लेता हूँ, 10 एटमॉस्फेयर पर था, प्रेशर 10 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर था 300 केल्विन और मोल्स थे 1। दो तरह से हमने इसको एक्सपेंड किया, बट दोनों में फाइनल प्रेशर कितना रखा 1 एटमॉस्फेयर। दोनों में डिफरेंस है, एक में धीरे धीरे 1 एटमॉस्फेयर तक आए रिवर्सिबल में, और एक में सडनली, रिवर्सिबली और इरिवर्सिबली। यहां पर लिख देता हूं ये रिवर्सिबल है और ये इरिवर्सिबल, बट दोनों में फाइनली प्रेशर 1।
टेम्परेचर कांस्टेंट है, यहाँ पे भी 300, यहाँ पे भी 300, मोल्स भी हम चेंज नहीं होने दे रहे हैं, मोल्स भी 1 है। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, इमेजिन करके देखिए एक जगह पर कंटेनर है, धीरे 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 हम बाहर का प्रेशर कम कर रहे हैं, पिस्टन धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, एक जगह सडनली पिस्टन ऊपर जा रहा है। क्वेश्चन ये आता है कि दोनों केसेस में फाइनली जो पिस्टन की पोजीशन होगी क्या सेम होगी, फाइनल पोजीशन ऑफ पिस्टन सेम होगी, या यूं कह दो क्या दोनों में फाइनल वॉल्यूम सेम होगा। तो कह सकते हो यस होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखें सीधा सीधा फाइनली यहाँ जो प्रेशर है वही यहाँ टेम्परेचर जो है वो यही है, वो यहाँ पर भी है, तो दोनों जगह मोल्स भी सेम है, तो दोनों जगह यानी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में फाइनल वॉल्यूम भी सेम होगा। यानी फाइनल स्टेट जो है इसे हम ऐसे बोलते हैं कि फाइनल स्टेट सेम होगी, चाहे रिवर्सिबली लेके जाओ या इरिवर्सिबली लेके जाओ, सिस्टम की फाइनल स्टेट सेम होगी। बट फिर से मैं कहूंगा इसकी इंपॉर्टेंस हो सकता है आपको अभी लगे बड़ा सिंपल सी चीज है, बट एडियाबेटिक जब हम डिस्कस करेंगे तब आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी। तो ये लिखने से पहले 2-3 लाइंस लिखो फिर इसको लिखना। आइसोथर्मल रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, isothermal reversible and irreversible process end up at the same final state, end up at the same final state if carried out end up at the same final state if carried out reversibly or irreversibly, reversibly or irreversibly from same initial state to same initial state from same initial state against same final pressure, against same final pressure। इनिशियल स्टेट सेम है, फाइनल प्रेशर सेम है, तो फाइनल स्टेट भी सेम होगी, मतलब फाइनल वॉल्यूम भी सेम होगा। उसके बाद ये लिख लो जो मैंने यहां लिखा हुआ है, ये वाला पार्ट भी आपको लिखना है। ये थे कंक्लूजन्स। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्क डन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्क डन। अब हम इस वर्क डन को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। वर्क डन को ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। दो तरह के प्रोसेस है, एक्सपांशन और कंप्रेशन। पहले बात कर लेते हैं एक्सपांशन की। एक्सपांशन में भी दो पार्ट आ जाते हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। पहले मैं बात कर रहा हूं रिवर्सिबल के लिए। हम कर्व यहां पर प्लॉट कर रहे हैं P वर्सेस V का। एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइडियल गैस के लिए कर्व प्लॉट कर रहे हैं। कौन सी इक्वेशन यूज कर सकते हैं? PV इक्वल्स टू nRT, N कांस्टेंट, T कांस्टेंट, तो ये सब कुछ क्या हो गया? कांस्टेंट। तो P वर्सेस V का कर्व एक आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए कैसे आएगा? एक हाइपरबोला, P वर्सेस V कांस्टेंट। ये इनिशियल स्टेट A और फाइनल स्टेट क्या हो गई? B। ये तो हो गया कर्व P वर्सेस V का। कर्व क्या होगा? वर्क डन की जब हम बात करते हैं तो जैसे मैंने कहा था आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए रिवर्सिबल है, तो P एक्सटर्नल की जगह हम क्या लिख सकते हैं? P। और आई थिंक ये सबको पता है, कोई भी जो कर्व होता है, ये जो एरिया अंडर द कर्व होता है दैट इज Y, एरिया जो होता है वो किसके बराबर होता है? Y dx। तो यहाँ पर P dV है, P वर्सेस V, तो ये जो एरिया अंडर द कर्व है ये आपको क्या दे देगा? वर्क डन का मैग्नीट्यूड। मोड लगा दिया मैंने, यानी यहाँ पर जो एरिया अंडर द कर्व है वो वर्क डन के बराबर होगा। तो एक रिवर्सिबल का वर्क डन अगर आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो पीवी कर्व प्लॉट कर दो,
उस पीवी कर्व, उसका जो एरिया अंडर द कर्व होगा वो वर्क डन होगा। हाँ, यहाँ से वर्क डन पता चल जाएगा। और अगर आपको इसका साइन चाहिए तो बड़ा आसान है, एक्सपांशन है तो वर्क डन नेगेटिव होगा, कंप्रेशन है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। ये तो बात होगी रिवर्सिबल के लिए। अब आता है इरिवर्सिबल के लिए। इरिवर्सिबल के लिए कर्व कैसा होगा, तो फिर से यहां पर आता है कि आइडियल गैस है तो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, तो उसका कर्व भी ऐसा ही होगा। नहीं, यहां पर अब प्रॉब्लम आती है, आइडियल है ये सही है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी इक्वेशन की जब हम बात करें तो हमें पता है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी इक्वेशन, याद करो कहीं मैंने कुछ बोला था, आप तभी यूज कर पाओगे एक पीवी इक्वल्स टू एनआरटी इक्वेशन को, आप तभी यूज कर पाओगे जब सिस्टम इक्विलिब्रियम पर हो, तभी प्रेशर डिफाइन होगा। एक इरिवर्सिबल प्रोसेस में पीवी इक्वल्स टू एनआरटी इक्वेशन भी आप इनिशियली और फाइनली अप्लाई कर सकते हो। थ्रू आउट द प्रोसेस आप पीवी इक्वल्स टू एनआरटी इक्वेशन यूज नहीं कर सकते हो, राइट। तो यहां पर आप पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से कर्व प्लॉट नहीं कर सकते हो। आप ये कह सकते हो कि हाँ इनिशियली सिस्टम यहां पर था, फाइनली यहां पर था, यहाँ पीवी इक्वल्स टू एनआरटी लगाई जा सकती है, यहाँ लगा जा सकती है क्योंकि यहाँ इक्विलिब्रियम है, यहाँ इक्विलिब्रियम है, बट कर्व प्लॉट नहीं किया जा सकता एक इरिवर्सिबल प्रोसेस का। यस, इसको मैं ऐसे पुट कर दूं, अगर आपने एक किसी प्रोसेस के लिए, किसी भी प्रोसेस के लिए पी वर्सेस वी का कर्व प्लॉट कर दिया, मतलब वो प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबल हो गया। यस, वो प्रोसेस रिवर्सिबल हो गया। इरिवर्सिबल का कर्व हम प्लॉट नहीं कर सकते। तो यहां पर अब आप में से हो सकता है किसी को लग रहा होगा कि नहीं सर हम तो करते हैं, तो मैं अब बता दूं इरिवर्सिबल का पीवी कर्व नहीं प्लॉट करते हैं। यहां पर अब हमारा मेन पर्पस क्या है, वर्क डन को रिप्रेजेंट करना है। तो वर्क डन को अभी भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो कैसे, तो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1, ये होता है। अब आप ये सोचो यहां पर आप P वर्सेस V नहीं, यहां पर आप कर्व कौन सा प्लॉट कर रहे हो, P एक्सटर्नल वर्सेस V का। अब इसी क्वेश्चन को यूज कर लेते हैं, इस तरह से सोचो, इनिशियली बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर कितना है 10, यहां पे भी 10 एटमॉस्फेयर, यहां पे भी 10 एटमॉस्फेयर। अब हमने यूं सोचो ब्लॉक्स थे, सडनली आपने एक ब्लॉक हटा दिया और बाहर का प्रेशर 10 से कितना हो गया 1, ब्लॉक हटते ही ये प्रेशर जो बाहर का 10 था 10 एटमॉस्फेयर, ये सडनली कम हो जाएगा। सडनली बाहर का प्रेशर 10 से कितना हो गया 1। अब जैसे ही बाहर का प्रेशर 10 से 1 हुआ, ये पिस्टन मूव करेगा, ये पिस्टन मूव करेगा, और जब पिस्टन मूव करेगा तो पी एक्सटर्नल में कोई चेंज नहीं होगा, पी एक्सटर्नल जो है वो कांस्टेंट रहेगा। और यहां पर ये पी एक्सटर्नल कांस्टेंट है, वॉल्यूम V1 से कितना हो गया V2, ये पी एक्सटर्नल वर्सेस V का कर्व है। पहले प्रेशर कम हुआ, जैसे ही सडनली प्रेशर कम हुआ फिर वॉल्यूम बढ़ना स्टार्ट हुआ, ये पी एक्सटर्नल वर्सेस V का कर्व है। और यहां से हम देखें तो ये एरिया क्या है, ये पी एक्सटर्नल हो गया क्योंकि ये फाइनली 1 एटमॉस्फेयर, और ये V2 माइनस V1, तो ये जो एरिया है ये आपका क्या बता रहा है, अगेन वर्क डन बता रहा है। तो अगर आपको एक इरिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो रादर देन पीवी आप कर्व कौन सा प्लॉट करोगे, पी एक्सटर्नल वर्सेस वी का कर्व आपको प्लॉट करना है। ये रिवर्सिबल का वर्क डन और यहां से आपको इरिवर्सिबल का वर्क डन पता चल जाएगा, राइट। तो ये वर्क डन को रिप्रेजेंट हमने यहां पर किया है। दो अभी हमें इसे सुपर इम्पोज भी करना होगा बट टाइम हो गया नेक्स्ट क्लास का, इसीलिए इसको हम यहीं पर रोकते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से आगे स्टार्ट करेंगे, राइट। यस, नया चीज वॉल्यूम आप हर एक पॉइंट का डिफाइन कर सकते हो, वो तो कंटेनर का वॉल्यूम है, तो कंटेनर का वॉल्यूम तो हर एक जगह पर डिफाइन, क्योंकि गैस का वॉल्यूम मतलब कंटेनर का वॉल्यूम, ठीक है। तो इससे आगे हम करेंगे होमवर्क, वापस से मैं आपको ग्रुप्स में बता दूंगा कि इससे रिलेटेड होमवर्क आपको क्या मिलेगा। टेलीग्राम लिंक पे जाके होमवर्क देख लीजिए, प्रोसेस क्लियर है, आई थिंक उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ओके ठीक है। तो इससे आगे नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे।